हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम मिनिस्ट्री। दिस इज कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। आपके प्रीलिम्स में बहुत कम दिन बचे हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को आई होप कि आप अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज इस वाली वीडियो में, आज इस करंट अफेयर्स क्लास में हम कवर करने वाले हैं 1 तारीख के जितने भी द हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उसको पूरा का पूरा कवर किया जाएगा। उसका डिटेल एनालिसिस करके हम आज समझेंगे कि कल की अखबार में जो एडिटोरियल था, जो मुख्य खबरें थी वो क्या थी। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को, इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। आप वहां से इस क्लास की पूरी पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जा करके कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम के चैनल को क्लिक करिए, ठीक है, उसमें लिंक को क्लिक करिए, वहां जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी डेली अपडेट्स और बहुत सारी क्लासेस आपको वहां प्राइम नोटिस पे बता दी जाती है कि भाई कौन सी क्लास का स्केड्यूल हो रही है, क्या है। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं और बढ़ते हैं एक पहली खबर की तरफ। देखिए, जो पहली खबर आ रही है वो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। वो क्या है? पेज नंबर 1 पे अगर आप चाहें तो इस खबर को देख सकते हैं। ठीक है, और पेज नंबर 1 पे ये खबर आप देख सकते हैं। इसी के साथ ही साथ जीएस पेपर 2 से संबंधित ये खबर है। ठीक है, क्योंकि जनगणना से संबंधित, जातिगत जनगणना से संबंधित ये खबर है। अब एक्चुअल में जो खबर है उसको हम कोड डिकोड करेंगे, उसको समझेंगे कि क्या है। देखिए, कैबिनेट डिसाइडेड टू इंक्लूड कास्ट काउंट इन नेक्स्ट सेंसस। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है आर्टिकल, ये कह रहा है आर्टिकल में जो न्यूज है वो ये है कि कैबिनेट यानी कि सरकार जो है इस बार जातिगत जनगणना की बात कर रही है। जातिगत जनगणना कराने की जो है वो बात कही जा रही है कि इस बार जो जनगणना होगी, हालांकि लास्ट जनगणना 2011 में जो हुई थी उसके बाद कोविड-19 के आने के कारण जो जनगणना 2021 में होनी थी वो नहीं हो पाई। ठीक है, और ये पूरा प्रयास है गवर्नमेंट का कि ये जो है जनगणना जल्दी से जल्दी कराई जाए। हालांकि काफ़ी ज़्यादा जो है डेटा जो है वो इकट्ठा होगा जनगणना से, जिसपे नीतियाँ, योजनाएं आपकी बनती हैं। और इससे संबंधित एक बहुत बड़ी जो खबर ये है वो ये है कि इस बार की जो जनगणना होगी उसमें हम जाति को भी इंक्लूड करेंगे। यानी कि सरकार ये कह रही है कि इस बार हमें ये भी पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर किस जाति में कितने लोग हैं। ठीक है, तो इसी से रिगार्डिंग ये जो खबर है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भारत सरकार ने अगली दशकीय जनगणना में जो है वो जाति आधारित जनसंख्या की गणना को शामिल किया है। जाति आधारित जनगणना, इसके साथ ही साथ अगर आपको याद, अगर आप फैक्ट से थोड़े से अवेयर हैं, आपको पता है तो 1931 यानी कि 1931 को लास्ट जनगणना ऐसी थी जिसमें जातिगत डेटा इकट्ठा किया गया था। ठीक है, जातिगत डेटा इकट्ठा किया गया था। हालांकि ये डेटा पब्लिश नहीं होता था, इस डेटा को पब्लिश करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन जो लास्ट सेंसस हुई थी जिसमें हमने जातिगत जनगणना की बात की थी, जातिगत जनगणना, तो वो थी 1931 के बाद पहली बार ऐसा होगा जब देश में व्यापक जातिगत आंकड़े एकत्र किए जाएंगे। ठीक है, काफी बड़े स्तर पर जो है जो जातिगत जनगणना है उसकी बात इस समय सामने आ रही है। हालांकि कई राज्यों में इसके बारे में कई बार आपने पेपर आर्टिकल्स में पढ़ा होगा, तमिलनाडु हो गया या बिहार हो गया, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो जातिगत जनगणना के आधार पर अपनी सियासी जो है राजनीतिक पहलुओं को जो है कई बार उस पर रोटियां सेकने का काम चलता रहता है, जो कि एक अलग पार्ट है। हालांकि उस बात पे ना जाते हुए हम इस बात को ज्यादा फोकस करने का प्रयास करेंगे, इस बात को समझेंगे कि ये जातिगत जनगणना जो रही है, ये जातिगत जनगणना जो रही है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों रही है। क्योंकि इससे बहुत सारे डेटा निकल के आते हैं। आपको पर्टिकुलर सरकार को और बहुत सारे जो है संस्थान हैं उन्हें ये डेटा मिलता है और उसके आधार पे जो है जो नीतियां होती हैं और जो एक तरह से आप कह सकते हैं जो योजनाएं आनी होती हैं, इनका अच्छे से आकलन कर सकती है सरकार। इसलिए जातिगत जनगणना इस बार महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। अगर हम बात करें कि जातिगत जनगणना की जो बात आ रही है, इसका अगर हम एक स्टार्टिंग पॉइंट देखें, ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हमें मिलता है, जो सबसे ज्यादा हाईलाइट भी हो रहा है इस वाले करंट न्यूज में, वो है ओबीसी को लेकर के। ठीक है, ओबीसी को लेकर के अगर आपको याद हो, अगर आप नहीं भी पता है तो खैर आप क्लास में देख रहे हैं, तो एक इंदिरा साहिनी केस हुआ था। ठीक है, इंदिरा साहिनी केस हुआ था। ठीक है,
इस केस में जो है ओबीसी से रिलेटेड ये कहा गया था कि भाई जो ओबीसी न्यायपालिका ने ये कहा कि जो आरक्षण को लेकर के बात है उसका जो उच्चतम सीमा है 50% आप उसको निर्धारित किया गया इस केस में, और वहां से ये बात निकल के आई कि भाई इस कदम का उद्देश्य जो था वो पिछड़ा वर्गों के लिए नीतियों को अद्यतन करने के लिए डेटा को बेहतर बनाना, जो अभी तक ब्रिटिश काल के अनुमानों पर निर्भर था। हालांकि हमने देखा कि 1931 यानी कि आजादी से पहले की बात है, तो ब्रिटिश काल में जो भी डेटा आते थे, जो भी चीजें आती थी, उसी के आधार पर हम जो है अपने योजनाओं को अपने उसको बनाते थे। हालांकि आज 2025 में जब जो है जन आधार की बात करें या जनांकिकी की बात करें तो बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है देखने को, ठीक है, बहुत ज्यादा परिवर्तन है। उस परिवर्तन को समझने के लिए, उस परिवर्तन को एक अच्छी नीतिगत योजना या उससे संबंधित किसी नीति को बनाने के लिए हमें अब जो है इस जातिगत जनगणना की जरूरत पड़ रही है। इसी के साथ साथ स्वतंत्रता के बाद केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कि आधिकारिक तौर पर जो है गणना की जाती थी, आधिकारिक तौर पर इसकी गणना की जाती थी, लेकिन ये जो गणना थी, याद रखिएगा गणना की बात की गई है, इसमें एक कमेटी बनाई जाती थी, कमेटी जो है उससे संबंधित सर्वे करती थी। क्या करती थी? सर्वे करती थी। और सर्वे जो होता है और जनगणना में अंतर होता है बेसिकली, ठीक है। इसमें बेसिकली आपके इसमें होता क्या था कि एक फॉर्म जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से गांव वालों को, नागरिकों को दे दिया जाता था और कहा जाता था भैया आप अपने अपने हिसाब से इसमें अपनी जाति फिल कर दीजिए, ठीक है। अब जब वो डेटा आया गवर्नमेंट के पास तो आपको बिलीव नहीं होगा, लगभग 42 लाख से ज्यादा जातियां पाई गई, क्योंकि जिसको जो पता था भाई उसने भर दिया कि हम मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये है। कैटेगरीज को अलग अलग डिफाइन नहीं किया लोगों ने, ठीक है। तो इसलिए ये चीज जो रही है वो काफी इंपॉर्टेंट रही है कि SC ST की तो जो है गणना तो हम करते थे, जनगणना नहीं, गणना तो हम करने के लिए बहुत सारी कमेटियां बनाते थे, लेकिन जो ओबीसी हैं, ओबीसी की बात इसलिए ज्यादा आ रही है क्योंकि ओबीसी का ये कहना है कि भाई कि जो 27% आरक्षण हमारे लिए दिया जा रहा है, अगर वो इस आधार पर दिया जा रहा है कि हमारी जो है जनसंख्या के आधार पर, तो वो जनसंख्या आज तो बहुत ज्यादा है। ओबीसी तो ये कह रहा है कि आज के आधार पर देखा जाए तो 27-50% जो मैक्सिमम सीमा है उससे कहीं ज्यादा है हम, तो इसलिए हमें जो है एक जातिगत जनगणना की आवश्यकता पड़ी है। चलिए, तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो जातिगत जनगणना है ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। हालांकि अभी कई राज्य इस बारे में ये भी बोल रहे हैं कि उनको जातिगत जनगणना का डेटा मिलना चाहिए और ये जरूरी भी है सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक तरफ पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है कि जातिगत जनगणना का डेटा रिवील किया जाए और जातिगत जनगणना कराई जाए, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई जो है क्या ऐसा इससे पूर्व ऐसी कोई चीज रही है, तो मैंने बताया आपको कि 2011 की जो है सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना, ठीक है, जाति जनगणना की गई थी, जिसमें ये डेटा इकट्ठा किया गया था कि भाई किस तरीके से लोग हैं। और जो मैंने आपको पेपर वाली बात बताई कि पेपर दे दिया गया था कि भाई आप अपनी अपनी चीजें इसमें कैटेगरीज भरें, वो बेसिकली इसी तरह की जनगणना थी। किसी में पर्टिकुलर डेटा, खैर इसका डेटा रिवील नहीं किया गया था कि पर्टिकुलर किस सेगमेंट में कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगली जनगणना है, इसमें पहली बार डिजिटल मोड में, याद रखिएगा पहली बार डिजिटल मोड में जनगणना कराए जाने का प्रावधान किया गया है। महत्व की अगर हम बात करें कि इसमें क्या महत्वपूर्ण है, तो वो है ओबीसी सहित पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण नीतियों का पुनर्निर्माण किया या पुनर्निर्धारण किया जा सकेगा, क्योंकि सरकार के पास अब ऐसा बहुत सारा डेटा होगा जिससे वो नीतियों को बनाने में कि किस नीतियों को, किस वर्ग को, वांछित वर्ग को, किस वर्ग को टारगेट करना है, किसको नहीं करना है, ये सारा डेटा जो है आपकी जातिगत जनगणना से संबंधित होगा। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब पॉलिसी मेकिंग की बात आती है। जब पॉलिसी मेकिंग की बात आती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी डेटा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। हम अक्सर ये आरक्षण को लेकर के, आरक्षण भारत में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। आरक्षण को लेकर के अभी आपने देखा भी होगा कि यूपीएससी से रिलेटेड जो रिजल्ट आई उसमें भी बहुत सारी खबरें जो है मार्केट में सर्कुलेट हो रही हैं कि आरक्षण कैसे ले लिया इन्होंने, किसी पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट किया जा रहा है, चीजें टारगेट की जा रही है, जिसपे एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा आप सभी के लिए। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें कि आरक्षण जो मुद्दा है भारत में, उसको अगर सही तरीके से निपटान करना है, अगर उसको सही तरीके से ट्रीट करना है, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जातिगत जनगणना हो। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि तो जो भारत है, भारत के जो संसाधन है उनका जो है न्यायपूर्ण वितरण जो है, जिसमें कोई वर्ग छूटे ना, ठीक है, तो वो सुनिश्चित किया जा सकेगा इस जातिगत जनगणना के थ्रू।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि भाई जब जातिगत जनगणना की बात आएगी तो आपने देखा कि जातिगत जनगणना क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है और क्या क्या चीजें समझना है। चलिए अगली खबर पे बढ़ते हैं भाई। अगली खबर जो है वो पेज नंबर 2 पर है आपके, ठीक है। पेज नंबर 2 पे ये खबर आपको मिलेगी। जीएस पेपर 2 और 3 से संबंधित ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। खबर क्या है देखते हैं। डिजिटल पहुंच यानी कि जो डिजिटल एक्सेस है जीवन और स्वतंत्रता के लिए मौलिक अधिकार का विषय है। हालिया जो है सर्वोच्च न्यायालय की एक टिप्पणी आई कि जो डिजिटल एक्सेस है, डिजिटल एक्सेस यानी कि जो लोगों की पहुंच है डिजिटलीकरण को लेकर के, वो एक मौलिक अधिकार माना जाएगा जो है स्वतंत्रता का, और जो है आपके स्वतंत्रता के साथ साथ जीवन का एक मौलिक अधिकार माना जाएगा, ठीक है। हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ई गवर्नेंस को लेकर के एक ऐसा डिसीजन दिया जिसमें ये कहा उसने कि भाई जो आपकी डिजिटल एक्सेस वाली बात आ रही है, ठीक है, ई गवर्नेंस और कल्याणकारी योजनाओं तक समावेशी और सार्थक डिजिटल पहुंच, ठीक है, जीवन की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार का हिस्सा माना है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर देखा जाए, एग्जामिन किया जाए तो क्या सामने आता है? सामने ये आता है कि वर्तमान में जो सबसे ज्यादा डिजिटल पहुंच से, या हम यूं कहें कि जो समावेशीकरण है उसमें अगर किसी का समावेश हो नहीं पा रहा है तो वो है दिव्यांग, ठीक है। आप बेसिकली ये याचिकाकर्ताओं की इस टिप्पणी पर ये जो है वक्तव्य जो है वो सुप्रीम कोर्ट का आया। अब ये वक्तव्य किस याचिकाकर्ताओं में है? तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो दिव्यांग जन है या फिर एसिड अटैक के पीड़ित लोग हैं, ठीक है, एसिड अटैक के पीड़ित लोग हैं, उनसे ये संबंधित न्यूज जो है आपकी बन रही है। बेसिकली दो ग्रुप्स ने एक पिटीशन किया कि भाई जो डिजिटल एक्सेस से रिलेटेड लॉज हैं इंडिया में वो जो है पूरी तरीके से इंक्लूसिव नहीं है, सबको समाहित नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया कि वर्तमान में दिव्यांग लोगों के लिए जो डिजिटल केवाईसी वाली प्रक्रिया है इसको पूरा करना लगभग सुप्रीम कोर्ट ने माना कि असंभव है। कैसे है मैं आपको बताता हूं। हम सबके पास आज अकाउंट्स है, ठीक है। आजकल बहुत सारी ऐसी केवाईसी डिजिटली हो जाती है। अब हमें जो है बैंक में जा करके उस केवाईसी को करवाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि पेपरलेस प्रोसेस को ज्यादा गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। लेकिन यहीं पर अगर आप देखें तो अगर जब भी आप में से बहुत सारे लोगों ने डिजिटल केवाईसी तो की होगी, हम अपना फोन लेते हैं और फोन लेने के बाद अपनी फोटो खींचते हैं, या आधार कार्ड को लेकर के जब भी कहीं करेक्शन कराना होता है तो कहते हैं एक बार ब्लिंक करना है आपको, अपनी आईज को, अपनी पलकें झपकानी है, या किसी तरीके से कोई गेस्चर देना है कि मोशन करना है, ताकि ये पता चल सके कि अब वहां पर किसी बंदे की फोटो से फोटो तो नहीं ली जा रही है, ठीक है। तो इस बात को समझने के लिए जो है आपको ये समझना पड़ेगा कि जब कभी ऐसी कोई चीज किसी दिव्यांगजन, किसी जो है एसिड से पीड़िता होते हैं या पीड़ित होते हैं, तो उनके साथ जब ये ऐसी केवाईसी वाली बातें आती हैं तो उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर किसी ने जो है एसिड अटैक में अपनी आंखें या यूं कहें कि अपने चेहरे को ही खो दिया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में केवाईसी करने के लिए जो आंखों को ब्लिंक करने के लिए कहा जाता है वो कैसे होगा? अब यहां पर ये वर्ग जो है, ये बहुत बड़ा वर्ग जो है वो वांछित हो जाता है इस पर्टिकुलर सेवाओं को लेकर के। तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि भाई अगर नीतियां बन रही हैं तो सबके लिए समान होनी चाहिए, किसी के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हाँ अगर इन नीतियों में आप फिट नहीं हो रहे हैं तो आप अपना अलग कर लीजिए, अपना देखिए, हमसे मतलब नहीं है, ठीक है। तो कई बार ये ऐसी चीजों को लेकर के ये देखा गया है। अच्छा, इसके साथ ही साथ जो राज्य का दायित्व है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी कोट किया कि भाई जो राज्य का दायित्व है वो यह है कि समाज के पिछड़े, वंचित, संवेदनशील, दिव्यांग और ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित वर्गों के लिए समावेशी डिजिटल यानी कि इस इंक्लूसिव डिजिटलाइजेशन जो है वो परिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित किया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि भाई जब भी कोई ऐसा प्रोसेस, कोई ऐसा ऐप, कोई ऐसी सेवा या कोई ऐसा ई गवर्नेंस का पोर्टल बनाया जा रहा है तो उसमें इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि जो ये वांछित वर्ग हैं इनका समावेशन इसमें कैसे होगा, ये इन सेवाओं का लाभ कैसे उठा पाएंगे, ठीक है। तो इसको जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 21 से भी जोड़ करके इसकी व्याख्या कर रही है कि भाई अनुच्छेद 21 में जिस तरीके से बताया गया कि आपके जीवन और स्वतंत्रता का जो अधिकार है, जीने का जो अधिकार है, वो अधिकार बिल्कुल आपके इससे जुड़ा हुआ है कि अगर आपको ऐसी सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार आपका खंडित हो रहा है। हम सबको ये पता है
कि मौलिक अधिकार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके जो मांगी जाए, भाई वो आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। वो आपको ऐसा नहीं है कि भाई किसी की मर्जी होगी तो आपको ये अधिकार मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ये आपको मिलना ही मिलना है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है ये काफी कहा जा रहा है कि ये एक लैंडमार्क डिसीजन माना जा रहा है, ठीक है। ये एक लैंडमार्क डिसीजन माना जा रहा है जिसको कहा जा रहा है कि भाई अब जो 21 की व्याख्या है आर्टिकल की वो थोड़ी विस्तारित हो गई है। उसमें अब देखने को मिल रहा है कि भाई विस्तार देखने को मिल रहा है कि विस्तारित हो गई है। अब उसकी व्याख्या में एक और चीज जुड़ गई है जो कि डिजिटल जो है आप कह सकते हैं कि समावेशीकरण की बात जो आ रही है, डिजिटली एक्सेस की बात आ रही है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में यह भी कहा गया कि किसी भी डिजिटल योजना या तकनीकी के बनाते समय यह ध्यान रखा जाए कि वह समावेशी हो, उसमें सबको समाहित करने की क्षमता होनी चाहिए। समाज के हर वर्ग, चाहे वो आयु के आधार पर हो, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे शारीरिक बनावट के आधार पर हो, सबका समावेशन होना चाहिए। हालांकि जो बात मैंने आपको अभी बताई वही चीज यहां पर देखने को मिलेगी आपको कि नेत्रहीन और एसिड अटैक पीड़ितों की याचनाकर्ताओं की सुनवाई पर यह निर्णय लिया गया था। और यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी बात जो बोली है वो आपको समझनी जरूरी है कि डिजिटल विभेद जो है, जो डिजिटल विभेद है वो इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि कोई कितना अमीर है कितना गरीब है। भाई अगर सेवाएं ऐसी बनेंगी कि उनको सिर्फ अमीर वर्ग ही या समाज का एक जो है उच्च वर्ग ही उसको यूज कर पा रहा है तो फिर ये कैसा समाजीकरण है, ये कैसा इंक्लूसिव डेवलपमेंट है जो हमारा गोल है वो हम कैसे फॉलो कर पाएंगे। तो जो डिजिटल विभेद है वो बेसिकली क्या होना चाहिए, वो इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि किसकी पहुंच कितनी है, वो इस आधार पर होना चाहिए कि कौन कितना सक्षम है। बात समझे आप? तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट माना गया। अब जो है सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट माना गया है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये प्रीलिम्स में आपके इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगली खबर पे हम बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगली खबर जो हमारे पास आ रही है वो है इंडिया शेम द ट्रैप ऑफ बाउंडेड लेबर। इसका जो ये आपका बेसिकली एडिटोरियल पेज है, ठीक है। तो एडिटोरियल पेज को अच्छे से समझेंगे। पेज नंबर 2 पर जीएस पेपर 2 से पार्ट रिलेटेड ये खबर है। आपको पेज नंबर सॉरी ये पेज नंबर 2 नहीं है, ठीक है। एडिटोरियल में आपको ये चीजें मिल जाएंगी, तो इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। आई थिंक 6 या 7 नंबर पेज पे मिलेगा, 5 या 6 के बीच में, ठीक है। तो इसको समझते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है बंधुआ मजदूरी ये क्या है और ये क्यों जो है चर्चा में रहा। चर्चा में क्यों रहा इसके लिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, हिंट क्या बता देता हूं आपको कि ये चर्चा में रहा क्यों है। तो देखिए आप सभी को पता है कि कल जो डेट है, कल का मतलब एक जो मई डेट है आपकी, इस दिन क्या मनाया जाता है? इस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे। इंटरनेशनल लेबर डे मनाया गया, ठीक है। तो इसलिए इस आर्टिकल की महत्वता काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इंटरनेशनल लेबर डे हमने मनाया, ठीक है। अब इस पूरे आर्टिकल को समराइज वे में मैं आपको समझाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि इसके क्या मायने हो सकते हैं। जब आप मेंस में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है आपके तो आप इसको कैसे समझेंगे, कैसे लिखेंगे। देखिए जो आर्टिकल के लेखक हैं उन्होंने इस बात को 2 केस स्टडीज ऐसी दी, ठीक है। 2 केस स्टडी दी है, इसमें 2 केस स्टडी दी है जो आई थिंक आपको पढ़नी चाहिए। अगर खैर आपने नहीं पढ़ी है तो मैं उसका थोड़ा सा सार यहां देकर के इस आर्टिकल को समझाऊंगा। बेसिकली उस 2 केस स्टडी में यह बताया गया है कि किस तरीके से समाज में जो एक ऐसा वर्ग है, समाज का एक प्राणी है जो किस तरीके से बंधुआ मजदूरी के ट्रैप में फंसता है, ठीक है। और फंसने के बाद वहां से निकलने का, जिस प्रकार से गरीबी का दुष्चक्र जो होता है, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी जिसे आप कहते हो, उससे जब इंसान नहीं निकल पाता तो उसी तरीके से इसमें भी बताया गया कि किस तरीके से बंधुआ मजदूरी के कॉन्सेप्ट में इंसान फंस जाता है और उसके बाद निकलता नहीं है। तो बंधुआ मजदूरी बेसिकली है क्या, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। देखिए बंधुआ मजदूरी को आसान शब्दों में कहा जाए तो गुलामी के एक रूप में से है कि बंधुआ मजदूरी क्या है, एक गुलामी की तरीके से है जिसमें किसी व्यक्ति को कर्ज या ऋण चुकाने के लिए काम करना पड़ता है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई इसको कैसे समझेंगे, इसको ऐसे समझते हैं सरल शब्दों में। आपके घर में क्या मतलब, आप देखते भी होंगे बहुत सारी ऐसी खबरें आपको देखने को मिलती हैं कि रिचुअल्स हैं, बहुत सारे ऐसे जो है कार्यक्रम हैं
उनको पूरा करने में बेसिकली जैसे खाद्य हो गया, दहेज हो गया, आपातकाल हो गया, चिकित्सा हो गई, संकट हो गया, रोजगार की हानि, जैसे बहुत सारे ऐसे कारण हैं जब इंसान ऋण ले लेता है और ऋण लेने के बाद उस ऋण को चुकाने के लिए उसके पास उतनी शक्ति नहीं होती है और उसको फिर बलात् श्रम या यूं कहें कि उसको बंधुआ मजदूरी करनी पड़ जाती है, जो कि एक गुलामी का प्रतीक है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। तो अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट आउट करने वाली बात है वो ये है कि जो लेखक हैं वो इस बात को कहते हैं कि भारत में आज भी बंधुआ मजदूरी बहुत ज्यादा है। उसको कैसे उन्होंने कहा है, और ये डेटा है, ये हम नहीं कहेंगे, ये डेटा आपको प्रूफ करके दिखा रहा है। यहां ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करें कि भारत में 1975 में बंधुआ मजदूरी को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, बंधुआ मजदूरी को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया और ये कहा गया कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट था इसमें डिसीजन दिया गया कि भाई जो बंधुआ मजदूरी है वो अब किसी भी तरीके से मान्य नहीं होगी, किसी भी कंडीशन में मान्य नहीं होगी। अगर उसमें कोई ऐसा कोई कंडीशन हो ही नहीं सकता जहां आप ये कह दें कि भाई देखिए ऐसा कंडीशन था तो इसलिए करना पड़ा, वैसा देखिए साफ साफ है, बंधुआ मजदूरी को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया 1975 में। ठीक उसके बाद 2016 में जो है संसद के पटल पर यह बात बोली गई है, ध्यान रखिएगा। बताया गया कि 2030 तक एक लक्ष्य निर्धारित किया गया जिसमें 1.84 करोड़ बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने, यानी कि उनके जो है पुनर्वास कराने की व्याख्या की गई और ये बात बोली गई संसद में। ठीक है, चलते जो है संसद की प्रक्रिया में ये बात बोली गई। फिर हुआ क्या, अब ध्यान से सुनिएगा। 2021 में जो समाज कल्याण मंत्री हैं उनसे एक प्रश्न पूछा गया कि क्या हुआ भैया कि आपने बताया था कि 2030 तक आप ये डेटा रिकवर करोगे, आप ये डेटा कवर करोगे। 1.84 अगर मैं मोटा मोटा मान के चलूं तो इसको 2 करोड़ आप मान सकते हो, 1.25 करोड़ की बात, हाँ 2 करोड़ के आसपास का डेटा मोटा मोटा अगर हम एग्जांपल लें तो मान सकते हैं। अब बात को समझने का प्रयास करिएगा। 2016 और करंट डेट है आपकी 2025 जो ईयर चल रहा है। 21 में केवल 12,760 मजदूरों को बचाया गया, जिसमें अभी 1.71 करोड़ अभी भी फंसे हुए हैं। ये जो ट्रैप है इसमें टोटल मजदूर जो हैं वो फंसे हुए थे। उसमें से ये बोला गया कि भाई अगर हम 2016 में ये बात बोली गई कि हम 2030 तक, यानी मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 15 साल में आप जो है वो 2 करोड़ के आसपास आप निकालेंगे। तो अगर हम देखें सालाना आप कितना जो है वो करने वाले थे, तो अगर उसकी हम बात देखें तो आप देख पाएंगे कि अगर आप देखें कि ये 15 साल और उसके बाद 2021 में ये जबकि 2021 तक केवल कितने कंप्लीट हो पाए हैं, 12,760 बंधुआ मजदूरों को पुनर्वास मिला है, यानी कि उनको उस सिचुएशन से बाहर निकाला गया। कंडीशन आप यहीं से समझ सकते हैं, टारगेट ये था 2030 तक। 2016 में ये बात बोली गई, 25 आज 25 चल रहा है, 21 में जब इनसे ये बात पूछी गई 5 साल बाद, तो उन्होंने कहा कि भैया 5 साल में सिर्फ 12,760 लोगों को पुनर्वास करवा चुके हैं। तो ये एक गंभीर समस्या है भारत में जो बंधुआ मजदूरी को रेखांकित करती है। इसी के साथ साथ जो बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है वो ये भी रही है कि 2030 के जो लक्ष्य हैं उनको पाने के लिए 2021 से हर साल लगभग 11 लाख लोगों को आपको पुनर्वास यानी कि उस जंजाल से निकालना पड़ेगा, तब जाकर के आप 2030 में ये टारगेट पूरा कर पाएंगे। अब आप खुद सोचिए कि 2016 से 2021 तक 12,760 केवल आप कवर कर पाए हो। तो ये डेटा जो है वो लगभग नामुमकिन ही दिख रहा है, क्योंकि अगर आप 5 सालों में इस तरीके से पकड़ पा रहे हो, चीजों को कवर कर पा रहे हो, तो भाई अब 2030 का जो आप लक्ष्य लेकर के चल रहे हो उसको कवर कर पाना नामुमकिन सा है भारत में। अच्छा ये है क्यों, ये भी समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कर नहीं रही है, गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है उसको करने में वो समझते हैं। देखिए भारत में जो 47 करोड़ कामगारों में से 29 करोड़ तो असंगठित क्षेत्र में है, यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर लेबर है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबर में बेसिकली ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज क्या होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर उसे कहते हैं मोटा मोटा अगर आप समझने का प्रयास करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर वो है जो नीतियों और कानूनों से बाध्य है,
वहां पर रेगुलेशन है कि मजदूरी दर क्या होगी, काम के घंटे कितने होंगे, किस सिचुएशन में काम कराया जाएगा, छुट्टियां कितनी मिलेंगी, पीएफ, इन सारी चीजों। असंगठित क्षेत्र जो है भारत में सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो भारत में असंगठित क्षेत्र में जो वर्कफोर्स है वो हमारी ज्यादा लगी हुई है। इसके कारण यहां पर कई बार क्या होता है, इनका शोषण होने लगता है और इनको चूंकि अधिकारों से वंचित होते हैं, अधिकारों की जो नॉलेज है वो इनके पास है नहीं, तो वंचित होने के कारण कई बार क्या होता है, इनका शोषण शुरू हो जाता है और यहीं से शुरू होती है आपकी बंधुआ मजदूरी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, देश के 29 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा और न्याय तक की पहुंच तक भी नहीं है। अगर वो ये कहें कि सोशल सिक्योरिटी और न्यायिक पहुंच, यानी कि जो जुडिशियल एक्सेस है उनके पास, वो तक नहीं है, तो ये चीज जब सरकार का यही कहना है कि भाई सरकार ये कह रही है कि हम कर तो लें, लेकिन दिक्कत ये है कि असंगठित क्षेत्र में इतने ज्यादा फैले हुए हैं कि इनको ढूंढ ढूंढ करके निकाला जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये समस्या काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इस पे एक चीज और है कि अगर आप आईएलओ की बात करें, चूंकि मैंने बताया आपको कि 1 मई को हमने अभी जो है वो सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल लेबर डे, तो उसमें आईएलओ की भूमिका काफी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आईएलओ की 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 85% रोजगार अनौपचारिक हैं, जहां शोषण व्याप्त है, मैंने आपको बताया। वहीं यह मानवाधिकार के गंभीर उल्लंघन है और भारत में समावेशी विकास के दावों को चुनौती देते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है जब बात आती है कि बंधुआ मजदूरी की। ठीक है, तो बंधुआ मजदूरी का जो पूरा आर्टिकल था, वो जो आपको एडिटोरियल पेज था, वो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अगली खबर पे बढ़ते हैं। अगली खबर जो आ रही है, हालांकि ये बहुत जो है बड़ी खबर तो नहीं है, एक चेंजेस हुए हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अभी जो पहलगाम वाला जो है मुद्दा चल रहा है, उससे रिलेटेड ये खबर है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी एक स्टेप है जो इंडियन गवर्नमेंट ने उठाया है। ठीक है, बहुत सारे स्टेप उठाए हैं, उस पर वीडियोस भी बनाई गई हैं, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना, शिमला समझौता उधर से सस्पेंड होना, उनका एरोस्पेस बंद करना पाकिस्तान का, फिर कल हमने देखा कि भारत ने भी एरोस्पेस अपना बंद कर दिया। ठीक है, और उसके बाद जो है अब आप देख रहे हैं कि जो आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड है उसको पुनर्गठित किया गया। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे जो है परिवर्तन आ रहे हैं, इसलिए इसको समझना जरूरी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन हुआ है। ठीक है, और पुनर्गठन जो हुआ है उसमें जो इंपॉर्टेंट खबर है, बेसिकली ये जो इंपॉर्टेंट खबर है वो कहती है एक्स रॉ चीफ अपॉइंटेड हेड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड एनसैब, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो ये है कि भारत और पाकिस्तान के जो इस समय सिचुएशन चल रही है, जो इस समय कंडीशन है, जो तनावपूर्ण माहौल हो रहा है, उसमें भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जो कि समझने योग्य हैं। और वो ये है, पहला कदम जो उठा है, जो इंपॉर्टेंट भी है, वो ये है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में जो है वो पुनर्गठन कर दिया है। ठीक है, उसको रीस्ट्रक्चर किया गया है, इसकी संरचना में कुछ बदलाव किए गए हैं, यानी कि बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो हैं उनको जोड़ा गया है। अब क्या बदलाव हुआ है, याद रखिए, पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी, ठीक है, आलोक जोशी जो हैं वो पूर्व रॉ प्रमुख भी रह चुके हैं। ठीक है, और उनको बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आलोक जोशी, इनको एनसैब का जो है वो अध्यक्ष बनाया गया है, जो रिकंस्ट्रक्टेड बोर्ड बनाया गया उसका अध्यक्ष चुना गया है। इनके बारे में थोड़ा सा जो है आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, न्यूज बन सकती है, इस पे पेपर में क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। आलोक जोशी जो हैं वो 1976 बैच के हरियाणा कैडर के जो है आईपीएस अधिकारी रहे हैं और 2012 में रॉ प्रमुख भी बने थे। ठीक है, तो इस चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि जो बदलाव हुए हैं उसमें ये मेन फोकस न्यूज में रहे हैं। ठीक है, इस बार 16 सदस्यीय बोर्ड, जो ये बोर्ड था एनसैब, ये 16 सदस्यीय था, इसमें 7 नए सदस्यों को और शामिल किया गया है। ठीक है, अब एनएसएबी को 1998 में एक सरकारी आदेश पर गठित किया गया था। आपसे अगर पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं। ठीक है, तो आपको कहना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत स्थापित किया गया था। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत स्थापित की गई जो है वो निकाय है, जो क्या करती है,
नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंतर्गत काम करती है। ठीक है, इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के तहत ये काम करती है। और इसका काम जो है वो बेसिकली होता क्या है, सरकार को और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को यानी कि एनएससी को विश्लेषण, दीर्घकालीन विश्लेषण और नीतिगत सुझाव देना होता है इसका। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ सर, कि जब वो काम कर ही रही है तो इसको बनाने का मतलब, देखिए भारत में जो पहलगाम में हुआ वो तो आप सभी ने देखा, ऐसे बहुत सारे केसेस भी भारत में बहुत पहले से भी होते रहे हैं। जैसे आपने जो है पुलवामा अटैक देखा। ठीक है, तो इस बोर्ड का काम क्या होता है, ये भारत के बाह्य और आंतरिक दोनों मामलों को देखती है और ऐसे मुद्दों को निकाल करके उस पर अपना विचार देती है और सलाह देती है एनएससी को कि यहां पर बदलाव की जरूरत है, यहां पर ऐसे एक्शन को लेने की जरूरत है। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि जो पहलगाम हुआ, जो पहलगाम आपने जो न्यूज अब आजकल बना हुआ है पहलगाम, उससे रिलेटेड भाई ये हो गया, ये तो चलो ठीक है कि हो गया, अब जो होना था तो वो हो गया। लेकिन अगर ये हो रहा है और इससे पहले इसकी जो साजिश है वो रची गई थी, तो ये बोर्ड का काम होता है कि इसमें ऐसे लोगों को बिठाया जाता है जो डिफरेंट जो है क्षेत्रों से होते हैं, जो इस बात का एनालाइज करते हैं कि भाई ये जो आजकल सिचुएशन चल रही है इससे क्या परिणाम हो सकते हैं, और उस परिणामों को निकाल करके पूर्व जो है सचेत कर देते हैं एनएससी को। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद को देती है, जिसका अध्यक्ष जो है वो पीएम होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है बहुत ही एपेक्स बॉडी की तरीके से काम करती है, इसलिए ध्यान रखिएगा, इससे न्यूज बनने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, अगला जो खबर है हमारी अगली, उस पे बढ़ते हैं। देखिए अगली खबर क्या है, पेज नंबर, अच्छा ये पेज नंबर 2, हाँ ठीक है, पेज नंबर 2 पर है। जीएस पेपर 2 से इसको रिलेट करके पढ़ सकते हैं कि एससी शिफ्ट केस ऑन लोकपाल ऑर्डर ऑन अनदर बेंच। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि एससी ने उसको जो है अनदर बेंच को शिफ्ट कर दिया, इसमें इंपॉर्टेंट है लोकपाल ऑर्डर, लोकपाल का आदेश। अब लोकपाल का आदेश है, चूंकि इस पे मैं कोशिश करूंगा आपके लिए एक स्पेशल अलग वीडियो बना दूं, काफी जो है बड़ा टॉपिक है, बट इस न्यूज को अभी समझते हैं। इस पे मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना करके समझाऊंगा कि ये जो लोकपाल वाला जो मामला है, ठीक है, लोकपाल का जो मामला है ये क्यों चल रहा है 2019 के बाद से, इसमें बहुत ज्यादा 2019 में इसमें बहुत ज्यादा वो क्यों आई थी। सो बेसिकली लोकपाल वाले आदेश मामले को हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष पीठ 3 सदस्यीय बेंच जो थी, 3 सदस्यों की जो बेंच थी, ठीक है, ने बुधवार को सुओमोटो का मतलब समझते हैं आप, स्वतः संज्ञान। आप ऐसे बहुत सारे वर्ड से फैमिलियर होंगे, जैसे मैंडमस हो गया, हैबेस कॉर्पस हो गया, सुओमोटो हो गया, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, मामले को दूसरी बेंच को सौंप दिया और ये कहते हुए सौंपा कि ये सीजेआई का जो है इस पर जो है वो उनकी राय जो है वो महत्वपूर्ण है। और चूंकि आपको पता है कि अभी रिसेंटली सीजेआई बदलने वाले हैं, तो इसलिए इसको जो है स्वतः संज्ञान लेते हुए उन्होंने दूसरे उसको फॉरवर्ड कर दिया। मामला क्या था कि मामला लोकपाल के उस आदेश से जुड़ा हुआ है जिसमें लोकपाल ने हाईकोर्ट के कार्यरत जजों के खिलाफ शिकायतों पर कार्यवाही का अधिकार क्षेत्र लेने का दावा किया। ठीक है, सो बेसिकली मैं बताता हूं आपको, भ्रष्टाचार और सरकारी संस्थाओं में, सरकारी नीतियों में, सरकार में होने वाले भ्रष्टाचार के लिए एक संस्था बनाई गई कि उसकी रोकथाम की जा सके, उस पर निगरानी की जा सके, उसकी जांच की जा सके, वो लोकपाल था। ठीक है, तो लोकपाल बिल जब आया उसके बाद इसको गठित किया गया। अच्छा, लोकपाल जो बिल था वो गठित होने के बाद एक शिकायत ऐसी पहुंची, शॉर्ट में आपको स्टोरी समझा देता हूं। एक याचिकाकर्ता ने एक शिकायत डाली कि भाई एक जज हैं जो उस समय वो जज जो है हाईकोर्ट में थे, वो जज जो है निचली अदालत पर इस बात का, निचली अदालत के किसी जज पर जो है दबाव डाल करके एक केस को जो है उसके फैसले को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, वो जो केस था जिसको बदलने का प्रयास हाईकोर्ट के जज कर रहे थे, वो केस हाईकोर्ट के जज से ही संबंधित था। ठीक है, अच्छा, हाईकोर्ट के जज से जो संबंधित केस था उस समय जो है वो उस कंपनी के वकील थे जिसका जो है केस बदलवाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी ये हाईकोर्ट में जो है जज है, तो ऐसा भी देखा गया। और दूसरा केस उनके ऊपर एक ये भी आया कि उन्होंने हाईकोर्ट में भी किसी ऐसी तरीके की जो है कोई आचरण जो है किया है, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने जो है लोकपाल में एक याचिका डाली कि भाई इसकी सुनवाई आपको करनी चाहिए। अब
लोकपाल जो है, लोकपाल इस बात को समझे कि भाई ये इसमें मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जुडिशियल का सेक्शन है कि भाई ये आपके कार्यक्षेत्र के अंदर है या नहीं है, लोकपाल वो इस बात को डिसाइड नहीं कर पाए। लेकिन बाद में उन्होंने ये माना कि जो जज है हाई कोर्ट का, वो भी एक क्या है, पब्लिक सर्वेंट है, एक पब्लिक सर्वेंट है, और चूंकि वो पब्लिक सर्वेंट है इसलिए लोकपाल जो है वो पब्लिक सर्वेंट्स की इन्वेस्टिगेशंस कर सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लोकपाल जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, और इसी कारण जो उन्होंने एक नोटिस भेजा जो है सुप्रीम कोर्ट को कि भाई ये ऐसा मेरे पास एक ऐसी याचिका आई है जिसमें मैं एक सुनवाई करना चाहूंगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपने ऊपर खतरा मानते हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता जो है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पे खतरा मानते हुए उस आदेश को जो है वो रोक दिया। लोकपाल की यह आदेश 27 जनवरी 2024 को जारी किया गया था। इसके मार्गदर्शन के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास इसको भेजा। मैंने आपको बताया अभी, लोकपाल ने 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम की धारा 14(1) की उपधारा F के तहत हाईकोर्ट के जजों को सार्वजनिक सेवक मानते हुए उन पर ये कार्यवाही करनी सोची। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है नकार दिया, ये कहते हुए कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार है, इसलिए अभी इस पे हम बहस नहीं करेंगे। ये एक विषय है जो संसद में इसकी पूरी व्याख्या होगी कि भाई जो ये आप कह रहे हो कि हम एक जज के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, वैसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि आर्टिकल 50 वहीं 214 ये दोनों जो आर्टिकल्स हैं ये इस बात की व्याख्या करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, उनके जजों की जो नियुक्ति है वो तो बिल्कुल अलग है। जजों की नियुक्ति में लोकपाल का कोई रोल तो होता नहीं, तो जजों को अपदस्थ करने में, जजों पर इन्वेस्टिगेशन करने में इनका हाथ कैसे आ सकता है। जजों पर तो सिर्फ एक ही कंडीशन में जो है बहस की जा सकती है या उनकी जो है जांच की जा सकती है, जब उन पर इंपीचमेंट का प्रोसेस चल रहा हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे प्रारंभिक प्रश्न जो है, प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित जो प्रश्न है उनकी हम थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। इसके उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। जातिगत जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसके बताना है, ठीक है। 2011 की जातिगत जनगणना में ओबीसी को पहली बार शामिल किया गया था। स्वतंत्र भारत में पहली बार 2021 की जनगणना में जातिगत जनगणना शामिल होगी। 1931 के बाद से जातिगत आंकड़े एकत्र नहीं किए गए। जातिगत जनगणना का उद्देश्य केवल SC/ST समूहों के लिए नीतियां बनाना है। इसका उत्तर आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। वैसे आपको स्टेटमेंट देख करके ही पता चल गया होगा कि उसका उत्तर होने क्या वाला है, बहुत ही सरल है, ठीक है। डिजिटल पहुंच को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से जोड़ा गया है, ये भी मैंने आपको अभी क्लास में समझाया कि किस अनुच्छेद से सुप्रीम कोर्ट ने उसकी व्याख्या की है। अनुच्छेद 14, 19, 21 या 32। अगला प्रश्न है, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो 1950, 76, 2005 या 2013, ठीक है। इसका भी आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की किस धारा के तहत हाईकोर्ट के जजों को सार्वजनिक सेवक माना गया, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है, अभी के अभी। 14(1) या A, 14(1) F, 21(1) B या 19(1) C, ठीक है। तो आपको पता ही है यह आंसर होगा। चलिए अगला है मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्न। मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं, जिसका प्रैक्टिस आप अपने घर बैठ करके भी अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, जातिगत जनगणना का उद्देश्य न केवल सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है, बल्कि नीतिगत सटीकता को भी बढ़ावा देना है। इस कथन के आलोक में भारत में जाति आधारित डेटा संग्रहण की आवश्यकता और चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। यह प्रश्न बेसिकली जीएस पेपर 2 शासन और समाज से संबंधित टॉपिक है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन यानी गवर्नेंस और सोशल जस्टिस से रिलेटेड। लोकपाल द्वारा न्यायपालिका के सदस्यों पर अधिकार क्षेत्र का दावा और न्यायिक स्वायत्तता और जवाबदेही के बीच एक जटिल संतुलन को दर्शाता है। इस संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 124, ठीक है, 124 के प्रावधानों का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। इस बात को समझ लीजिएगा। हाँ, यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई होगी, जब मैंने अभी आपके सामने 50 अनुच्छेद और 214 बोल दिया था, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका 124 है, ठीक है, 124 है, ठीक है। इसको सुधार कर लीजिएगा, माफी चाहूंगा इसके लिए। तो आई होप कि ये वीडियोस में आपको पूरा आर्टिकल कवर हुआ, आपने बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारी चीजें समझी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और हमारे इस आर्टिकल वाले सेशंस को, इस पूरे द हिंदू के एनालिसिस को रोज आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर।
कोशिश जारी है कि हम आपके साथ लाइव जुड़ेंगे जल्द से जल्द, लेकिन जब तक आपके साथ लाइव नहीं हो पा रहे हैं तब तक आपको ये जो है पूरी पीडीएफ बना करके हम चीज़ों को आपको समझा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस और भी आएंगी। अभी रिसेंटली एक वीडियो और भी आपको मिलेगी, ठीक है, उसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।